वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज से हम हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में ऐड करने जा रहे हैं ओशनोग्राफी, राइट। सो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर चुके थे और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ओशनोग्राफी, जिसमें हम स्टडी करेंगे ओशन से रिलेटेड हर चीज के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ओशियनिक लैंडफॉर्म्स की, दैट इज द सबमरीन रिलीफ, राइट। तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं ओशंस की तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि ओशन जो होता है, ओशन इज जस्ट लाइक कि यहाँ पे एक फ्लैट लैंड होता है और इसमें पूरे तरीके से पानी होता है, ठीक है। इस बात को दिमाग से निकाल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओशन में जो होता है वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें माउंटेन्स, बेसिन्स, प्लेट्यूज, रिजेस, कैनियंस, ट्रेंचेस, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि जो ओशनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, इनका जो अमाउंट है, यानी ओशन के क्रस्ट पर मिलने वाले लैंडफॉर्म्स की जो संख्या है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर मिलने वाले लैंडफॉर्म्स की संख्या से ज्यादा होती है, ठीक है। पहली चीज इसको दिमाग में बिठा लेना। सेकेंड, दीज रिलीफ फीचर्स फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर आर कॉल्ड द सबमरीन रिलीफ। अब ये जितने भी फीचर्स हमको मिलते हैं उनको हम नाम देते हैं सबमरीन रिलीफ का, राइट। तो एक चीज ये हो गई। अब अगर मैं बात करूं ओशन फ्लोर की इतनी देर से, तो भाई ओशियानिक फ्लोर जो होता है उसकी थिकनेस की बात आती है ना। तो ओशियानिक फ्लोर जो होता है उसकी थिकनेस होती है 1 to 3 किलोमीटर्स। और अगर आप लोगों को पता हो तो हमने बात करी थी, तो हमारा जो ओशियानिक फ्लोर होता है वो किसका बनता है? बसाल्ट का बनता है, राइट। क्यों? क्योंकि जब मिड ओशियानिक रिज, जब हम लोग पढ़ रहे थे कन्वेक्शन करंट थ्योरी, तब हमने ये चीज पढ़ी थी कि मिड ओशियानिक रिज के समय क्या होता है कि ओशियानिक क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स सिचुएटेड होती हैं, राइट, जो प्लेट टेक्टोनिक से होती हैं, अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी इनके बीच में डाइवर्जेंस होता है, तो फिर इस मोल्टन मैग्मा को, जो कि लिथोस्फीयर में सिचुएटेड है, वो मोल्टन मैग्मा इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को ब्रेक करता हुआ बीचों बीच, ओशियानिक क्रस्ट के बीचों बीच जो है आकर के यहाँ पे स्प्रेड होता है ना। और ट्रेंचेस में क्या होता है कि जब यही डाइवर्जेंस की एक्टिविटी चलती रहती है, तो इसी डाइवर्जेंस की एक्टिविटी के कारण एट द एंड जाकर के यहाँ पर ट्रेंचेस पर हमारा जो ओशियानिक क्रस्ट है वो खत्म होता है ना। तो जब मिड ओशियानिक रिजेस पर हमने बोला है कि नया क्रस्ट बनता है, तो ये जो नीचे से मोल्टन मैग्मा निकल के आता है, ये कौन सा होता है? ये बसाल्टिक होता है, राइट। इस लावा का टाइप क्या है? बसाल्टिक लावा है। बसाल्टिक लावा क्या होता है? हेवियर होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, कलर में डार्क होता है, राइट। तो जो आपका बसाल्टिक लावा है, इसी के कारण आपके ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस है ये 1 से 3 किलोमीटर तक होती है, कलर में ये डार्क होता है और डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक। ये हो गई कुछ बेसिक बातें। अब अगर मैं इस ओशन बॉटम को डिवाइड करके पढ़ना चाहूँ तो मैं इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। सो द डिविजन ऑफ ओशन बॉटम्स इज can be made on 3 bases. First one will be the ocean continental margins, second will be the deep ocean plains and third will be the mid oceanic ridge. अब ये डिवीजन मैं किस बेसिस पे कर रही हूँ ये आपको समझ में आएगा ये डायग्राम देखकर, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, इस रीजन को पूरा का पूरा हमने मिड ओशियानिक रिज के रीजन में ऐड करके यहाँ तक डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या बोला? फिर मैंने आपसे बोला डीप ओशन प्लेन्स हो गए, मिड ओशियानिक रिज हो गया। इसके सराउंडिंग का जो रीजन है हमारे प्लेन्स हो गए ओशन के, ये मिड ओशियानिक रिज हो गई, ये प्लेन्स हो गए। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाएगा हमारा ओशियन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यानी इन मार्जिन्स पर जहां पर ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आकर के मिलते हों, वहां की स्टडी करने के लिए, वहां के लैंडफॉर्म्स को पढ़ने के लिए हम देखेंगे ओशियानिक कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, राइट। सो डिवीजन कैसे हुआ? 3 बेसिस पे। अब अगर हम बात करें ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन की, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, 3 तरीके से ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन को डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि जब कभी भी आप ओशन और कॉन्टिनेंट को रिलेट करना चाहो तो पहला स्टेप होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेकेंड कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड थर्ड विल बी द कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक। इस लेक्चर में हम बात करेंगे केवल अभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और देखेंगे कि ये जो हमारे तीनों रीजन्स हैं इनमें कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज मिलते हैं जिनका उपयोग हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कर सकते हैं, या उनके एक्सट्रैक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू ऐसा तो नहीं है जो हमारे लिए जानना जरूरी हो, राइट।
तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर मैं बात कर रही हूँ, सो ये बात ध्यान रखना। अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, इस डायग्राम को आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या है, सेडिमेंट्स है। ये जो रीजन है आपका, इस रीजन को इनने नाम दिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर यहाँ पे हुआ शेल्फ ब्रेक, ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप और ये है कॉन्टिनेंटल राइस, राइट। अब अगर मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेफिनेशन आपको बोलूं एक शब्द में, मुझे बताओ एक वर्ड में कि वो क्या होता है। सो इट इज द बीच एरिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ओशंस होते हैं, समुंदर होते हैं, समुंदर के किनारे बीचेस होते हैं, राइट। सो जो बीच एरिया है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो है ये हमारा पूरे के पूरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का शैलोएस्ट पार्ट होता है, ठीक। इसकी डेप्थ अगर मैं बोलूं तो 200 मीटर से ज्यादा इसकी डेप्थ नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरा कि ये काफी ज्यादा फोटिक रीजन होता है। फोटिक रीजन से मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई आपने देखा है कि जनरली पीपल यूज टू, जब भी बीचेस पर जाया जाता है तो लोग यही कहते हैं दैट हाँ वहां पे तो सनलाइट बहुत ज्यादा होती है। तो वो फोटिक रीजन इसलिए है क्योंकि वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हाई सनलाइट के कारण ही फिर वहां पर जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हेल्पफुल होती हैं। कैसे? अब जैसे अगर ये फोटिक रीजन है, सनलाइट है, तो ऐसी मरीन लाइफ्स जिनके जीवन यापन के लिए सनलाइट जरूरी है, मतलब ऐसी मरीन लाइफ्स जो बिना सनलाइट के सर्वाइव ही नहीं कर सकती, है ना। हमने ये चीज देखी हुई है कि एक्वाटिक लाइफ्स जो होती हैं जनरली कुछ ऐसे भी होती हैं जो कि डीप डाउन ओशन में जहां पर सनलाइट नहीं मिल रही होगी वहां पे भी रह जाती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन वहीं कुछ एक्वाटिक लाइफ्स ऐसी भी होती हैं, वेदर इट्स फ्लोरा एंड फौना, ऐसी भी होती हैं जिनको जीवन जीने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी होता है ना। तो इसके कारण से जो ऐसी मरीन लाइफ्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है सनलाइट की, ये कई बार आपको बीचेस पर दिख जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होते हैं क्रैब्स, राइट। बहुत से लोगों ने देखा होगा, इवन दो वी हैव सीन इन द मूवीज आल्सो, कि कुछ फिशेस भी होती हैं और क्रैब्स होते हैं, राइट। क्रैब्स का क्या रहता है कि उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सो व्हाट दे डू, दे यूज टू कम एट द बीचेस, राइट। तो आपने ये चीज देखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो रीजन होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, यहाँ पे आते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स आते हैं यहाँ पर दो तरीके से। पहले सेडिमेंट्स आते हैं लैंड की मदद से, लैंड की मदद से टेरिजीनियस सेडिमेंट्स आते हैं। इनको वर्ड याद रखना, टेरिजीनियस, है ना। जब भी कभी कोई पूछे टेरिजीनियस सेडिमेंट क्या होता है, टेरिजीनियस सेडिमेंट्स आर दोस व्हिच कम्स फ्रॉम द लैंड। लैंड से आने का मतलब क्या हो रहा है, थ्रू इरोजन, राइट। इरोजन की मदद से आ रहे हैं। इरोजन कैसे, विंडो इरोजन हो सकता है, राइट, ग्लेशियल भी हो सकता है, और भी आपके जो टाइप्स ऑफ ओशन इरोजन होते हैं उसके कारण यहाँ पे आपका जो है टेरिजीनियस सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, राइट। अब अगर मैंने आपको ये बताया है कि इस बीचेस के एरिया में, बीच एरिया में क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ्स जो हैं जिनको सनलाइट की जरूरत होती है वो भी आके रुकती हैं, है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि जब कभी किसी मरीन लाइफ की डेथ होती है तो इन जनरल उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं दे यूज टू फ्लोट, है ना, दे यूज टू फ्लोट। और जब ये फ्लोट करती हैं तो ये फ्लोट करते करते किनारों पर आकर लग जाती हैं, और वो जो किनारे का रीजन होता है वही हमारा बीचेस का रीजन होता है, राइट। तो वहां पर आकर के क्या होते हैं, किनारे लग जाती हैं। अब अगर ये किनारे लग गई तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आफ्टर अ टाइम दे विल गेट्स डिपॉजिट इन दिस रीजन, है ना। तो अगर इनके जो सेडिमेंट्स हैं ये भी यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, और ऐसे सेडिमेंट्स जो कि हमको किसी लाइफ के थ्रू, दैट इज द मरीन और एक्वेटिक लाइफ के थ्रू मिल रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं बायोजेनस सेडिमेंट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक क्या बताया, बेसिक ये पता चला कि जो हमारा ओशन फ्लोर है उसमें वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि प्लेन होता है। सेकंड, हमने देखा कि हमारा जो ओशन फ्लोर है पूरा का पूरा बसाल्टिक इन नेचर है ना। थिकनेस इसकी 1 to 3 किलोमीटर है, कलर में ये डार्क होता है, डेंसिटी इसकी हाई होती है। ये बात हमको जियोमॉर्फोलॉजी के टाइम से मालूम है कि मिड ओशियानिक रिज पर जो ओशियानिक क्रस्ट है वो क्रिएट होता है और ट्रेंचेस पर हमारा क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। फिर ओशन बॉटम को हमने डिवाइड करके स्टडी करने के उद्देश्य से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, डीप ओशन प्लेन्स और मिड ओशियानिक रिज। देन ओशन बॉटम रिलीफ, क्या इसके बेसिस पे मैंने आपको डायग्राम से बताया कि ये हमारा मिड ओशियानिक रीजन है, ये हमारे प्लेन्स हैं और ये हमारा रिलीफ है। फिर कॉन्टिनेंट मार्जिन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइस।
तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में अभी हमने बात की, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारा बीच एरिया होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। और ड्यू टू द हाई सनलाइट यहाँ पे फोटिक रीजन होता है, और फोटिक रीजन के कारण ही ढेर सारे यहाँ पर हमको मरीन लाइफ्स जो हैं वो रिसाइड होते हैं, दिखाई देते हैं। और उन्हीं मरीन लाइफ्स की जब डेथ होती है तो फिर उनकी डेड बॉडीज एज अ सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होना भी स्टार्ट होती हैं, जिसको हम बायोजेनस सेडिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड अबाउट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और देखेंगे कि ये जो हमारे रीजन्स हम देख रहे हैं इनमें किस तरीके के रिसोर्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को अभी तक ये बात पता है कि हमारे एमपीसीजे के ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं एट अ वेरी मिनिमम रेट ऑफ प्राइस, तो आप लोग चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में ही दिया गया है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।